हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर साउथ कोरिया की एक हॉरर थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डिरेंज्ड। ये फिल्म साल 2012 में रिलीज़ हुई थी एंड इसके IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे 60% को। ये कोरिया की फर्स्ट एपिडेमिक डिजीज बेस्ड मूवी थी एंड इस फिल्म का सजेशन मुझे TKB भाई ने दिया था एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर सजेस्टिंग मी दिस मूवी। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने फ्लू और कंटेजियन मूवी का नाम ज़रूर सुना होगा एंड ये फिल्म भी उनकी तरह ये एक डिज़ास्टर्स आउटब्रेक पे बेस्ड है। इसकी खासियत है जिस तरीके से डिज़ास्टर्स आउटब्रेक को दिखाया गया है वो बहुत ही अमेजिंग था। ऑल्सो अभी पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है, काफ़ी हद तक ये फिल्म भी उसे खौफनाक मंजर को हमें दर्शाती है। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन द मूवी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म में मैंने कोरियन नेम्स की जगह इंग्लिश नेम्स यूज़ किए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो कहानी है जेसन नाम के इंसान की। हमें दिखाया जाता है वो अपने परिवार के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में इंजॉय करता है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। जब लोग घर आ जाते हैं तो हम देखते हैं जिस परिवार के साथ जेसन अम्यूज़मेंट पार्क गया था वो उसका परिवार नहीं बल्कि उसके बॉस का परिवार था, और उसके बॉस ने जेसन को अपने परिवार को ठीक से इंजॉय करवा के घर सेफ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उस बॉस की वाइफ का बर्थडे होता है। दरअसल जेसन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ सेल रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। फिर जेसन अपने घर आता है और वहाँ उसे अपना छोटा भाई माइकल दिखता है। जेसन माइकल से सीधे मुंह बात नहीं करता है और हम एज अ व्यूअर समझ पाते हैं इन दोनों में अनबन हुई है। जेसन रूम के अंदर जाता है जहाँ उसकी वाइफ जेन और उसके दो बच्चे खाना खा रहे होते हैं और उसके एक बच्चे का बर्थडे होता है उस दिन। बट जेसन के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं कुछ अच्छा खिलाने को या घुमाने के लिए। ऑल्सो उसकी वाइफ और बच्चे जो खाना खा रहे होते हैं यानी अच्छा खाना, वो माइकल यानी जेसन के छोटे भाई ने उन्हें लाकर दिया होता है। बट वो लोग जिस प्रकार खाना खा रहे होते हैं ना, वो बहुत ही वियर्ड था। इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। अब जेसन अपने रूम में जाता है और वहाँ उसकी वाइफ जेन उससे मिलने आती है। जेन कहती है माइकल बाहर खड़ा है, उसे अंदर बुला लो। जेसन कहता है उसके वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई है, वो मेरा भाई नहीं है। दूसरी तरफ माइकल को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो अपने असिस्टेंट से मिलने जाता है और हमें पता चलता है माइकल के कहने पर जेसन ने अपनी सारी संपत्ति स्टॉक मार्केट्स में लगा दिया था और शेयर्स डाउन होने की वजह से जेसन कंगाल हो चुका है और इसलिए जेसन माइकल को अपनी इस हालत का जिम्मेदार मानता है और माइकल भी कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप को इस काम के लिए गिल्टी मानता है। अब जेसन के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहां जेसन का कलीग उसे पोक करता है यानी काइंड ऑफ उसका मजाक उड़ाता है स्टॉक मार्केट में पैसे डूबने वाली बात पे। बट जेसन उस पर भड़क जाता है, उसे भगा देता है। अब माइकल और उसकी वाइफ लिंडा को दिखाते हैं और लिंडा एक डॉक्टर होती है। माइकल लिंडा को एक लोन निकालने की रिक्वेस्ट करता है जिससे वो अपने बड़े भाई जेसन की लाइफ को सुधार सके। फिर लिंडा आकर जेसन से मिलती है और ये सब कुछ उसे बताती है। जेसन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल देकर कहता है माइकल एक जहर है जो जिसकी भी ज़िंदगी में आता है उसे बर्बाद कर देता है, और वो लिंडा सजेस्ट करता है कि मेरे भाई से दूर हो जाओ वरना तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। फिर सूरज निकलने से पहले सुबह के टाइम एक कपल मॉर्निंग वॉक ले रहे होते हैं। तभी मेल को रिवर की तरफ कुछ दिख रहा है और वो जल्दी से जाकर देखता है कि वो क्या है, पर अचानक वो पानी में गिर जाता है। जब वो उठ खड़ा होता है उसे एक डेड बॉडी का फेस दिखता है और वो बेहद घबरा जाता है और जल्दी से पुलिस को बुलाता है। अब पुलिस वहाँ आती है इंक्लूडिंग माइकल, और वो वहाँ पे डेड बॉडी की फेस जब देखते हैं तो वो लोग भी चौंक जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास डेड बॉडी को लाया जाता है जिसकी कंडीशन बिल्कुल ही अजीब सी थी। अब लाश को डॉक्टर के पास लाकर दिखाया जाता है और डॉक्टर इसे देख बेहद हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि लाश मैल न्यूट्रिशन से मरने की ओर इशारा कर रही है, बट बॉडी पे एक भी वैसे सिम्टम्स नहीं होते और डॉक्टर कहते हैं ये कुछ डिफरेंट और बहुत ही खतरनाक है। फिर हमें पूरे शहर का एक खौफनाक दृश्य दिखाया जाता है कि सब लोग पानी में कूदकर खुद की जान ले रहे थे अनजान कारण की वजह से, जो हमें आगे पता चलेगा। फिर सुबह ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर टीवी पे आती है। जेसन और उसकी फैमिली भी ये बात देखती है और जेसन कहता है ये सब बेकार झूठ है, मैं जा रहा हूँ अपने बॉस के साथ गोल्फ खेलने वरना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। जेन काफ़ी मना करती है कि इस रिस्की सिचुएशन में तुम बाहर मत जाओ, बट जेसन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जेसन और उसके बॉस गोल्फ खेलने वाली जगह पहुंचते हैं जो एक लेक के पास होती है। बॉस को नेक में अजीब सा फील होता है और वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हैं और अचानक वो दौड़कर पानी में डूबकर खुद की जान ले लेते हैं। जेसन उन्हें बचाने की कोशिश करता है बट बॉस का फेस भी बिल्कुल स्टार्ट वाले सीन जैसा घैसली टाइप दिखने लगता है और वहाँ पे भी फिर पुलिस आती है। फिर पूरे शहर का आउटब्रेक के सीन दिखाए जाते हैं। सब जगह लोग पानी में कूद कर खुद की जान ले रहे थे। नाले, समुंदर, पानी, तालाब, सब जगह यही था।
ऐसे एक इनकाउंटर में एक बाथ में एक मरी औरत के पास वॉर्म्स मिलते हैं। फिर लैब लेकर डॉक्टर इस पर टेस्ट करते हैं और पता चलता है ये हॉर्स हेयर वॉर्म्स हैं जो इंसेक्ट में एज अ होस्ट रहते हैं। मतलब ये इंसेक्ट की बॉडी में रहते हैं और जो भी चीज़ें इंसेक्ट खाती है उसे ये भी फीड करते हैं। ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में भी नॉर्मली बहुत से पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो फीड करते हैं, बट ये हॉर्स हेयर वॉर्म एक म्यूटेटेड फॉर्म होता है जो सिर्फ इंसेक्ट्स में रहता है, बट अब वो इंसेक्ट्स के जगह ह्यूमंस के बॉडी पर भी असर करने लगा था। अब इन वॉर्म्स के बॉडी में होने के कारण बॉडी में कई सारे सिम्टम्स शो कर रही थी, लाइक भूख बेहिसाब रखना यानी कि हंगर बढ़ जाना, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगना यानी कि थर्स्ट बढ़ जाना, बट वेट गेन नहीं होना क्योंकि ज़्यादा खाने ही वॉर्म्स ही खा रहे थे ना कि ह्यूमन। मतलब ह्यूमंस एक प्रकार का सिर्फ कंज्यूमर का काम कर रहे थे और वॉर्म्स सारे खाने को खा जा रहे थे। अब न्यूज़ में हर जगह ये बात फैल जाती है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा भूख प्यास लग रही है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए। यही नहीं, अगर आपने हाल फिलहाल में समुंदर के आसपास की जगह गए हो तब भी हॉस्पिटल में जाएं क्योंकि आपको ये डिजीज़ होने का खतरा है। जेसन भागा भागा घर आता है और जेन कहती है उनके बच्चे के बर्थडे की सुबह वो लोग पूल गए थे और जेसन तीनों को रेडी होने को कहता है हॉस्पिटल जाने के लिए। और हम देख पाते हैं जेसन और उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे और हम समझ पाते हैं इन्हें भी वो डिजीज़ हो चुकी है। फिर हमें हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ भारी तादाद में लोग भीड़ लगाकर खड़े थे और तोड़ फोड़ मचा रहे थे, सब मांग कर रहे थे कि मुझे दवाई दो, मुझे ठीक होना है। फिर हमें डॉक्टर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है क्योर ढूंढने के लिए। वो लोग डिसाइड करते हैं वर्मीसाइड्स यूज़ करनी चाहिए, यानी एक जहर जो वॉर्म्स को मार देता है। यानी वो लोग जहर लेंगे पर इंसान को इफेक्ट नहीं होगा, पर इंटेस्टाइन में मौजूद वॉर्म्स मारे जाएंगे। और इसका एक्सपेरिमेंट भी वो लोग एक हॉस्पिटल के एक मरीज़ पे करेंगे, बट वो एक्सपेरिमेंट असफल होता है। लिंडा फ़ोन करके माइकल को बताती है कि जेसन की फैमिली को भी ये डिजीज़ हो चुकी है और वो भागा भागा अपने भाई की फैमिली से मिलने आता है। फिर हमें पूरे शहर का डरावना नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ भारी तादाद में लोग समुंदर में कूद कर अपनी खुद की जान ले रहे थे। पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स सब में लाशों का ढेर लगा था और वो बहते जा रहा था। अब सुबह होती है, पूरे शहर में वैसे ही खौफनाक माहौल मौजूद था, पर तभी एक पेशेंट कंफर्म करता है विंडाजोल नाम की ड्रग से वो ठीक हो गया है। और ये बात सुनकर पूरे शहर में सारे लोग उस ड्रग को लेने के लिए सारी ड्रग शॉप्स, हॉस्पिटल में भीड़ लगा देते हैं कि मुझे ये चाहिए, और एक ही दिन में सारी विंडाजोल ड्रग्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। फिर गवर्नमेंट जाकर इस ड्रग बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी से बात करती है नई स्टॉक बनाने के लिए, बट फार्मास्यूटिकल्स वाले कहते हैं हमें एक इन्वेस्ट कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, हमारा विंडाजोल बनाने वाली मशीनरी ख़राब पड़ी है क्योंकि मैंने सही से नहीं किया गया था। गवर्नमेंट कहती है तो आप हमें अपनी ड्रग कॉम्पोजिशन बता दीजिए तो हम उसके क्योर के लिए बना पाएंगे। पर फार्मा वाले कहते हैं हमारी कॉम्पोजिशन जानकर दूसरी कंपनी सेम ड्रग बनाएगी तो हमारा नुकसान होगा। कंपनी का सीईओ कहता है हमारे मेजर स्टॉक होल्डर से रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि गवर्नमेंट उस कंपनी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी क्योंकि ये इलीगल होता। वो चाहे तो उन पर हैवी टैक्सेस सकते हैं या फिर कंपनी को बैन कर सकते हैं उस कंट्री में, बट वो लोग किसी भी तरीके से कॉम्पोजिशन को ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल नहीं कर सकते हैं। माइकल को दिखाते हैं जिसे इसी फार्मास्यूटिकल्स का एक बंदा मिलता है। उसे टॉर्चर करने पे वो बताता है 5 साल पहले हमारी कंपनी इन्हीं हॉर्स एयर वॉर्म्स पे रिसर्च कर रही थी। वो ब्रेन को कंट्रोल कर सकते थे, लाइक जैसा कि आपने देखा पानी में कूदने पे लोग मजबूर हो जा रहे थे। तो कंपनी वाले रिसर्च आगे बढ़ाकर एक नई दवाने की कोशिश करते हैं जो मेडिसिन मार्केट में रिवॉल्यूशन ला देगी। ये दवाई ब्रेन डिजीजेस के लिए होगा, लाइक एल्जाइमर, बट कुछ ही सालों में उनकी कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर कर देती है और ये रिसर्च शट डाउन करवा दिया जाता है। सारे रिसर्चर गुस्से में आके एक प्लान बनाते हैं। वो लोग इस वॉर्म पैरासाइट को समुद्र में छोड़ देंगे और टूरिस्ट इफेक्ट होकर काफ़ी तादाद में लोग मरने लगेंगे, और फिर वो लोग विंडाजोल वाली दवाई को शुरू में मार्केट से हटा लेंगे और फिर अचानक मार्केट में लॉन्च कर देंगे। इससे उनकी शेयर्स तेज़ी से ऊपर होगी और उनका मुनाफा भी होगा। माइकल फिर उसे बहुत मारता है और विंडाजोल वाली दवाई की लोकेशन लेता है। माइकल अपने भाई जेसन को लेकर वहाँ पे जल्दी से पहुँचता है और अड्डे पे वहाँ पहुँच कर जैसे ही वो लोग दवाई लेने पहुँचते हैं, अचानक एक मिस्टीरियस बंदा आकर उस जगह को आग लगा देता है और रिसर्चर को भी मार देता है। दूसरे दिन कंपनी वाले गवर्नमेंट को कहते हैं आपको हमें 5 बिलियन देने होंगे और फिर ये कंपनी आपकी हो जाएगी, आप कॉम्पोजिशन से विंडाजोल बना सकते हो। सारे ऑफिशियल्स मना करते हैं क्योंकि कंपनी का ऑफिशियल प्राइस 700 मिलियन होता है और कंपनी वाले मौके का फ़ायदा उठाकर 7 गुना ज़्यादा ले रहे थे,
पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें अपनी लोगों की प्रोटेक्शन पहले देखनी होगी। फिर दोनों भाई माइकल और जेसन को दिखाता है जो किसी तरह उस अड्डे से बाहर आते हैं। अड्डे से बाहर आकर वो देखते हैं सारी विंडोज़ जल चुकी है और जेसन की फैमिली को बचाने का एकमात्र तरीका ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ जेसन की वाइफ जेन और उसके बच्चे बहुत ही बुरी कंडीशन में क्वारंटाइन में रखा गया था औरों के साथ, और उनसे उनके फ़ोन, खाना पीना सब कुछ छीन लिया गया था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो लोग आखिरी बार जेसन को कॉल करते हैं और कहते हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी दवाई लेकर आ जाओ। तो जेसन के भाई माइकल को दिखाते हैं जो जाकर ये पता लगाता है कि आग लगाने वाला बंदा कौन था। तो दोस्तों वो और कोई नहीं, स्टार्ट ऑफ द मूवी में एक बंदे ने कंफर्म किया था विंडरजोल से वो रिकवर कर चुका है, तो वही बंदा रहता है उन्हें मारने वाला। और दोस्तों वो एक रिसर्चर होता है जिसने इस हॉर्स एंड वॉर्म्स वाले पे रिसर्च किया था। दोस्तों आपको याद होगा आग लगाने से पहले माइकल ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले को टॉर्चर किया था, तो वो बंदा इस पूरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। वो यहाँ पे इसीलिए मौजूद था क्योंकि वो तबाही को देखना चाहता था। बाकी सारे रिसर्चर देश छोड़कर भाग चुके थे। जिस मिस्टीरियस बंदे ने उस रिसर्चर हेड को मारा था वो फार्मा कंपनी के सीईओ का दोस्त होता है और वो रिसर्चर ने ही जाकर आग लगाया था। अब सीईओ का प्लान था कि शेयर्स ऊपर जाएंगे और वो लोग पैसे कमाएंगे और यहाँ गवर्नमेंट उन्हें 5 बिलियन भी देगी, तो दोनों तरफ से उनका बहुत फ़ायदा होगा। अब प्राइम मिनिस्टर को दिखाते हैं जो इस डॉक्यूमेंट में साइन करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ एक बंदा आकर सब सच बता देता है और सीईओ को पकड़ लिया जाता है और गवर्नमेंट बाकी सारी फार्मा कंपनीज़ को ये जिम्मा सौंपती है कि दिए हुए कॉम्पोजिशन से दवाई बनाई जल्दी से जल्दी। पर विंडरजोल दवाई बनाने में कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत लगेगी, पर इस दौरान काफ़ी लोग मरेंगे इंक्लूडिंग जेसन की फैमिली भी, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में आ चुके थे। फिर जेसन को दिखाते हैं जो अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज़ करता है और वो सोचता है अगर विंडरजोल वाली दवाई नहीं हुई तो क्या हुआ, हमें सिर्फ क्रूड यानी रॉ ड्रग चाहिए, उससे भी लोगों को बचाया जा सकता है, अगर वो भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो लोग बच सकते हैं। तो जेसन पब्लिकली सबको बताता है और सब उसका साथ देते हैं और गार्ड्स को हरा कर क्रूड ड्रग ले आता है और अपनी वाइफ और बच्चों को बचा लेता है और फिर धीरे धीरे पूरे देश की कंडीशन सुधर जाती है। फिल्म एंड होती है दिखाते हुए जेसन और उसके परिवार को अम्यूज़मेंट पार्क में एंजॉय करते हुए। जेसन कहता है चलो वेकेशन पे चलते हैं, हम लोग बहुत दिन से यहीं हैं। उसकी वाइफ कहती है पर बाहर ऐसी कंडीशन नहीं होगी ना जैसी हमारे देश में थी। तभी दिखाते हैं न्यूयॉर्क शहर में वैसी ही समुंदर में डूब के मरने वाले इंसान की लाश। दरअसल वो लाश में भी जेसन के शहर की एक टूरिस्ट की लाश होगी जो बहते हुए न्यूयॉर्क आ गई है। तो दरअसल ये हिंट है कि मे बी ये बीमारी आगे और फैल सकती है या फिर जस्ट एक सीक्वल का प्लान। सो हियर द फिल्म एंड्स। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे डिरेंज्ड का मतलब क्या होता है और इस टाइटल का इस फिल्म से क्या लेना देना है। तो डिरेंज का अर्थ है किसी मेंटल इलनेस की वजह से एब नॉर्मल बिहेव करना। जस्ट लाइक फिल्म में वॉर्म्स के कारण लोग एब नॉर्मली बिहेव करके खुद की जान ले लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मिस्टर एलिस्टर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।